तो मुद्दा ये शुरू कर रहे हैं हम लोग कि नियम नियंत्रण संतुलन पर थोड़ा समझे, उस पर थोड़ी बात करें। तो जितना मैं उसको समझ पाया हूँ, उसमें 2 तरह के दृष्टिकोण होते हैं उसको देखने के। एक ये होता है कि जहाँ पर हम बहुत सारी परिभाषाओं को ले आते हैं और उन शब्दों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का वो सब प्रयास करते हैं। तो उसमें बहुत सारा चर्चा का वो स्कोप खुलता है कि जिसमें हम नियम नियंत्रण संतुलन दर्शन की रोशनी में परंपरा के साथ भी थोड़ा समीक्षित करके, थोड़ा विज्ञान के साथ समीक्षित करके उसको देख सकते हैं। लेकिन उसको अपने जीने में देखना हो या अपने अध्ययन के अर्थ में देखना हो, मुझे लगता है कि मोटा-मोटी एक परिभाषा उसकी पढ़ ले और उसको कैसे हम प्रकृति में उसकी व्यवस्था के अंदर में देख सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। दूसरा वाला जो है वो चर्चा के लिए या जब हम इसको प्रबोधन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कहीं पर या किसी और संप्रदाय और पंथ के लोगों के साथ या विज्ञान के लोगों के साथ में डिस्कशन करने जा रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए ठीक है कि उसका बहुत सारा ढाँचा-खाँचा और बहुत सारे तर्क-वितर्क और बहुत सी परिभाषाओं को खोल करके देखें। लेकिन जब हम अपने अध्ययन के क्रम में देखते हैं इसको, दर्शन को समझने के अर्थ में, अस्तित्व को समझने के अर्थ में देखते हैं, तो उसको सीधा प्रकृति में हम कैसे देख पाएँ, सीधा व्यवस्था के अर्थ में उसको कैसे देख पाएँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो वहाँ पर जब देखने जाते हैं तो ये लगता है कि पदार्थ अवस्था जिस तरह से पूरी व्यवस्था के अंदर में सजी हुई है, पदार्थ अवस्था का खुद में जो एक व्यवस्था का स्वरूप है और पूरे अस्तित्व में उसकी एक भागीदारी बनी हुई है, तो उसमें हमको ये पकड़ में आता है कि सभी क्रियाएँ निश्चित रूप से ही होती है। तो जितने भी पदार्थ को देखें, पदार्थों की आंतरिक क्रियाओं को देखें, पदार्थों से जो कुछ संगठन-विघटन होते हैं, तत्व संयोजन बनते हैं, मिश्रण बनते हैं, यौगिक मिश्रण बनते हैं, इन सबको देखें, तो लगता है कि वो नियमों के तहत होता है। तो नियमों को ये कहा कि वो क्रियाओं की नियंत्रण भूमि है, नियंत्रण पृष्ठभूमि है। तो उस अर्थ में ये हमको समझ में आता है कि पूरी पदार्थ अवस्था जिस आधार पे सजी हुई है, उसको हम नियमों के रूप में पहचानते हैं। ठीक है, उसी को जब मानव के अर्थ में ला करके देखते हैं, तो सुखी होने के क्या नियम हैं, हमारे ठीक से जीने के क्या नियम हैं, उस अर्थ से उसको देख सकते हैं। लेकिन जब मोटा-मोटी प्रकृति के अर्थ में देखेंगे, तो ये लगता है कि पदार्थ अवस्था पूरी नियम के अधीन है, नियमों के उसमें एक नियमों के आधार पे उसमें व्यवस्था बनी हुई है। दूसरा जो शब्द है वो है नियंत्रण। तो नियंत्रण को देखें तो प्राणावस्था में दिखता है बहुत अच्छे से कि उसका किस पदार्थों का जमीन से चयन करना है, उसको पूरे शाखाओं में सब जगह कैसे फैलाना है और कैसे उसको हम एक व्यवस्था के अर्थ में उपयोग में ले सकते हैं। तो जो नियमों के आधार पे ही होती है क्रियाएँ, लेकिन वहाँ प्राणावस्था को एक स्कोप रहता है कि किस पदार्थ का चयन करना है और फिर आगे किस तरह से फंक्शनिंग करना है। तो उसके आधार पे वहाँ पर एक और भाग थोड़ा जुड़ता हुआ दिखता है जिसको नियंत्रण कहते हैं। वैसे ही जब उसको आगे जीवावस्था में ले जा करके देखते तो वहाँ पदार्थ का जो नियम है वो तो रहता ही है। प्राणावस्था का जो नियंत्रण होता है वो भी है होता ही है शरीरों में। उसके साथ-साथ वहाँ एक बहुत अच्छा-सा संतुलन भी देखने को मिलता है कि हर प्रजाति के जानवरों का एक निश्चित संख्या में होना पाया जाता है। जैसे जंगल में जो शाकाहारी पशु होते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं वो बहुत कम संख्या में होते हैं। क्योंकि जो शाकाहारी है उनका शिकार होना है मांसाहारी पशुओं के द्वारा। जो मांसाहारी पशु बहुत बढ़ जाएँगे तो शाकाहारी सब खत्म हो जाएँगे और फिर शाकाहारी पशु खत्म हो जाएँगे तो मांसाहारी खाएँगे क्या? तो ये ना हो, इसके तहत ये व्यवस्था है कि शाकाहारी पशु ज़्यादा मात्रा में है, मांसाहारी पशु कम मात्रा में। तो इस तरह से जीवावस्था में पूरा संतुलन बना हुआ है, ऐसा ही हर जगह है। समुद्र में देखें तो बड़ी मछलियाँ बहुत कम संख्या में होती है, छोटी मछलियाँ बहुत ही ज़्यादा संख्या में होती है। तो ये जो पूरी व्यवस्था सजी हुई है, उसको संतुलन के रूप में प्रकृति में देख सकते हैं। उसी क्रम को आगे देखेंगे तो मानव में क्या दिखेगा? तो मानव में न्याय दिखेगा, धर्म दिखेगा, सत्य दिखेगा।
मुख्य रूप से कहे तो न्यायपूर्ण आचरण मानव में होना है, उसके बाद धर्मपूर्ण दृष्टि से जीना होना है, व्यवस्था का सजना है और सत्य को समझना है। तो ये पूरा नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य को इस क्रम में देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक ये भी देखते हैं कि इसको मानव के जीने के अर्थ में कैसे देखेंगे। तो जैसे कहा कि नियम जो है, उसको सुखी होने के नियम के रूप में हम पहचान सकते हैं कि मेरे सुखी होने के क्या नियम है। नियंत्रण को ये कहते हैं कि समग्र व्यवस्था में जो मानव की भागीदारी है और मानव की परस्परता में जो व्यवहार होता है, वो न्याय के संदर्भ में या न्याय के आधार पे नियंत्रित रहता है। यदि हमारी न्याय की दृष्टि नहीं है, हमारी समझ नहीं है, तो हम बिल्कुल ही अनियंत्रित हो सकते हैं। आवेश के चलते हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम न्याय के अर्थ में व्यवहार कर रहे हैं, जब हम न्याय के लिए व्यवहार कर रहे हैं, जागृति के लिए व्यवहार कर रहे हैं, तो हमारा व्यवहार जो होगा वो नियंत्रित होगा। तो परस्परता में जो कुछ भी होगा, वो एक निश्चित आचरण के साथ नियंत्रण में रहेगा। और वैसे ही संतुलन को जब देखें, तो पूर्णता के अर्थ में जो हमारी प्रवृत्ति बनी हुई होती है और उसका हम प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, तो इसमें एक संतुलन अच्छे से दिखता है। हम जो बोलते हैं, हम जो समझे हैं, वैसा ही हम जीते हैं और वैसा ही हम प्रमाण रूप में प्रस्तुत कर पाते हैं, तो सामने वाले को भी वही पहुंचता है। तो इसकी परिभाषा कुछ ऐसी बताते हैं कि स्वतृप्ति के क्रम में स्वभाव गति का प्रकाशन, स्वत्व का सदुपयोग। तो हमारा जो होनापन है उसका हम सदुपयोग कर पाते हैं। तो इस तरह से मैं इसको समझ पाया हूँ, नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य को। और अभी भैया ने पूछा तो थोड़ा रिवीजन भी हो गया बोलते बोलते। बताइए, तो इसमें कुछ जोड़ने जैसा लग रहा हो या कोई प्रश्न हो? ये प्राण अवस्था में नियंत्रण बताना भैया। हाँ, प्राणावस्था में नियम तो है ही, क्योंकि वहां पदार्थों की गतिविधि तो रहती है। उसके साथ साथ उसमें नियंत्रण के भी वो दो पहलू दिखते हैं। एक तो ये है कि हर एक पौधा या हर एक पेड़ जो है, वो अपने तरीके से जमीन में से कुछ लेता है और वापस से उसको दे देता है। तो इससे जमीन की उर्वरकता भी बनी रहती है और उसका भी विकास होता है, उसका भी पुष्टिकरण होता है। दूसरा ये भी है कि खेत हो या कोई बाग बगीचा हो, तो वहाँ किस तरह के पौधे कितनी मात्रा में होंगे और उसके नीचे क्या हो पाएगा, छाँव में क्या होगा, वो सब का भी एक नियंत्रण दिखता है। तो हर एक पौधा अपने में भी नियंत्रित रहता है और बाकियों के साथ भी उसका एक नियंत्रण बना हुआ होता है, जिसको हम पहचानते हैं तो फिर ठीक से कृषि को कर पाते हैं। उसको नहीं पहचानते तो फिर हम पूरे खेत में एक ही तरह का कुछ कर देते हैं। तो जो लोग पहचान पाए, मामा जी जैसे लोग, वो बहुत अच्छे से मॉडल भी बना पाते हैं कि कहाँ क्या लगाना है और किसकी छाँव में क्या होगा और किससे कौन कितना दूर रहेगा। तो ये सब जो नियमों को पहचाना है, या सो कहे कि प्राण अवस्था के नियंत्रण को पहचाना है कि वो कैसे नियंत्रित रहते हैं। ठीक। वंदन भैया, ये मानव पे इसके रिफ्लेक्शंस कैसे आते हैं नियम नियंत्रण हाँ, जब हम के? हाँ, तो जब हम देखते हैं कि पदार्थ अवस्था तो नियम के तहत है, प्राण अवस्था में नियम नियंत्रण दोनों है, जीव अवस्था में नियम नियंत्रण है, तो हमको दिखता है कि हम भी तो उसी क्रम में हैं। हम तो कहीं बाहर से आकर के टपक गए, ऐसा तो है नहीं। तो इसी क्रम में भी हम पैदा हुए, हमारा अवतरण हुआ, जो भी शब्द प्रयोग करें, तो हमको ये पहचानने का, ये जब हम पहचानते हैं तब हमें दिखता है कि मेरे भी सुखी होने के तो कोई नियम हो गए, मेरे व्यवहार में परस्परता में जीने के कोई नियंत्रण का कोई स्वरूप होगा ना, और वैसे पूरे समाज में चीज़ों का ठीक बने रहने का कोई संतुलन का भी स्वरूप होगा ही। तो उसी से हमको फिर न्याय धर्म सत्य स्पष्ट होता है कि मेरे व्यवहार में
क्या स्वरूप है मानवीय आचरण का, उसी से होता है ऐसा कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन उससे हम प्रेरणा पाते हैं कि हम अध्ययन करें ठीक से चीज़ों का और हम ये देखें कि मेरे सुखी होने के जो नियम हैं, वो न्याय धर्म सत्य की ओर जाने के अर्थ में ही है या उसी दिशा को वो भी दर्शाते हैं। तो वैसे मोटा-मोटी दिखता है। तो भैया इसको मतलब ऐसा समझ लें कि भाई नियम नियंत्रण संतुलन मानव में न्याय धर्म सत्य के रूप में रिफ्लेक्ट होता है, ऐसा समझे इसको? हाँ, कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा तो ये है कि उसी क्रम में हम चले कि भी पदार्थ अवस्था में नियम है, प्राण अवस्था में नियम नियंत्रण है, जीव में नियम नियंत्रण संतुलन है, तो मानव में नियम नियंत्रण संतुलन, न्याय धर्म सत्य सभी का प्रकाशन अच्छा, ये छह चीज मानव में भी लागू होगी पूरी? सही। है। जी जी भाई। नियम तो हम पर भी लागू होते ही हैं जी जी। और शरीर हमारा प्राण अवस्था का है तो वहाँ भी नियंत्रण रहता है। संतुलन का थोड़ा कैसे देखेंगे वो सब सोचना पड़ेगा। हम्म, ठीक भैया। लेकिन ज़्यादा तो ये बताते हैं कि मानव में नियम नियंत्रण संतुलन और न्याय, ये चौथा न्याय को जोड़ के बताते हैं। अर्थव्यवस्था में नियम को कैसे पहचानते हैं, तो परस्परता में जिस तरह से वो चलते हैं उसको पहचानते हैं ना। कोई एक ही है, मान लो एक ही सोडियम है, तो अब उसमें आप क्या नियम पहचानोगे ठीक से? लेकिन सोडियम और क्लोरीन दोनों आ गए और दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड नमक बन गए, तो हमको पकड़ में आता है कि कोई नियम है। वैसे ही प्राण अवस्था में देखें पौधों में, तो वहाँ नियंत्रण को पहचानने के लिए कुछ ज़्यादा पौधे हो तो हम पहचान सकते हैं कि उनमें नियंत्रण है। वैसे तो परस्परता में जीवों में भी जो होता है कि कौन किसको खाएगा और कैसे उनकी संख्या मैनेज होगी, जब को देखें तो उसको संतुलन के रूप में पहचानते हैं। तो मानव की परस्परता में क्या देखेंगे, तो न्याय देखेंगे। तो मानव का एक दूसरे से आचरण कैसे होना है, तो न्यायपूर्वक होना है। लेकिन फिर भी इसमें मैं बहुत ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही है, ये सब सोचने के मुद्दे हैं और अध्ययन के मुद्दे हैं। तो जो लोग इस पर सोच रहे हैं वो भी अपना मत शेयर कर सकते हैं, मुझे भी शायद कुछ और समझ में आए। चेतना दीदी जी, आप कुछ इसमें जी भैया। कहीं कोई गलती अरे हुई हो मेरी तो अरे बताइए। नहीं नहीं नहीं, आपने ठीक ही बताया। इसको मैंने भी ऐसे ही समझा है। तो अल्टीमेटली जो हम बोल रहे हैं ह्यूमन में न्याय धर्म सत्य और पदार्थ अवस्था नियम प्रधान नियंत्रण और संतुलन से प्राणावस्था जो है वो नियंत्रण प्रधान नियम और संतुलन से और जो जीवावस्था है वो संतुलन सॉरी हाँ जीवावस्था जो है वो संतुलन प्रधान नियम और नियंत्रण से चलती है। और इसी को मैंने ऐसे भी समझा है कि मानव में जो न्याय है वही नियम है। तो नियम पूर्वक जो हम 3 आवश्यक नियम बोल रहे हैं, उसके अनुसार जीना मानवतापूर्ण आचरण से वही नियम है। और नियंत्रण जब बोलते हैं तो उसको धर्म के साथ जोड़ के ऐसे देखते हैं कि भई पूरी एक व्यवस्था बनी हुई है और उस व्यवस्था को समझना और उस व्यवस्था के अनुरूप उसमें भागीदारी करना। तो वही नियंत्रण पूर्वक जीना है। और संतुलन को जब देखते हैं तो वो सत्य के अर्थ में, तो अल्टीमेटली जो पूरा अस्तित्व है उसमें हम जैसे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जो भी एक परंपरा या जो भी एक स्वरूप हम देखते हैं, तो अल्टीमेटली पूरी व्यवस्था को समझ के वहां पे जो एक पूरा संतुलन है वो जब सत्य का अनुभव या सत्य जब हम में स्थिर होगा तब जाके वो क्लैरिटी होगी। तो ऐसे न्याय धर्म सत्य को नियम नियंत्रण संतुलन से जोड़ के मैंने थोड़ा सा ऐसा समझा था। हम्म। हाँ, और उसके आगे जो बताया वो भी ठीक ही लग रहा है। पदार्थ अवस्था में नियम की प्रधानता है, हाँ, बस नियंत्रण और संतुलन को शायद वहाँ भी पहचान सकते हैं कि किन पदार्थों का किन मात्रा में होना होगा और कैसे उनमें संतुलन रहेगा।
ठीक बात है जी। शार्दुल भैया जी, थोड़ा फ्री हो तो बताइए। जी भैया, बिल्कुल ठीक बता दिया आपने चेतना दीदी ने। ऐसा ही मतलब यही है ना, किसी व्यवस्था में प्रधान रूप में एक गदा है, बाकी दोनों भी रहते हैं साथ में। जी जी शैलेंद्र भैया, आपको ठीक लग रहा है ये? मतलब आपने जो सुना था इसमें कोई और मुद्दा बताया गया हो तो हमारा भी ध्यान दिलाइए। हाँ भैया, मुख्य रूप से तो यही बात हुई थी। थोड़ा सा आई थिंक मानव के ऊपर ज्यादा फोकस किया था, प्रश्नों के ऊपर। वो मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक काम कर सकता हूँ मैं, वो जो 30 मिनट्स का वीडियो है वो मैं शेयर कर दूंगा। बट मतलब यही था, न्याय धर्म सत्य, पदार्थ अवस्था प्राणावस्था, वहां से ही शुरू किया था भैया ने। और नियम है ही, उसको पहचानना है और उसी हिसाब से नियम, नियंत्रण और संतुलन तीन जुड़े हुए हैं। थैंक यू भैया। हाँ जी हाँ भैया, और मुझे लगता है अभी शायद सुनील भैया या किसी का सवाल था प्राणावस्था में जो नियंत्रण है उसको, हाँ तो उसमें भी मीन्स जो मेरा ध्यान गया, जैसे कोई एक बीज है तो उसमें काफी सारे और बीज होते हैं। जैसे हम बरगद का पेड़ देखते हैं, आई थिंक बरगद ही बोलते हैं, वो वर्ड वर्ड जो हम बोलते हैं गुजराती में, उसका जो बीज है उसमें लाखों बीज है। तो अगर वो सारे बीज अंकुरित होते हैं तो शायद पूरी पृथ्वी पे सिर्फ वही होगा। तो अल्टीमेटली पूरी नेचर में ऐसी व्यवस्था है कि उसको अंकुरित होने के लिए जो है वो एक ऐसी व्यवस्था बनी है कि वो जीवावस्था के साथ मिलके ही वो पूरी हो सकती है। कि कोई चिड़िया या कोई भी पक्षी है वो उसको खाएगा और उसके पेट में जो वो नमी और ताप या जो भी है वहाँ वो अंकुरित होगा और फिर वो जो उसकी शीट है वो जहाँ पे गिरेगी वहां से वो अंकुरित होगा। तो वो जो है वो पूरा नियंत्रित है, ऐसा वहां से दिखता है। तो ये दोनों अवस्था जो है एक दूसरे के लिए मीन्स ऐसे उपयोगी और पूरक है, ये भी दिखता है। और पूरी जो प्राणावस्था है वो ऐसे नियंत्रित है, क्योंकि अगर हम हर बीज से पौधा अंकुरित होगा तो मुझे लगता है कि ये भी ध्यान जाता है कि काफी सारे वृक्ष ऐसे हैं, मुझे तो ये एक ही ध्यान में है, तो काफी सारे वृक्ष ऐसे हैं जिसके बीज में से हजारों बीज निकलते हैं। तो शायद इस तरह से भी इस नियंत्रण को जो प्राणावस्था में बताया है उसको हम समझ पाएंगे। पीपल पीपल के साथ भी ऐसा ही है दीदी, पीपल और हाँ बड़। हाँ, तो इसीलिए वो ना कहीं भी वो हम देख सकते हैं कि भाई मकान की दीवारों पे भी वो उग जाते हैं, वो क्यों? तो इसका हाँ, कारण भी यही है कि कोई भी पक्षी वहां पे बैठता है तो उसने वो अगर खाया है तो उससे वो वहां पे कहीं से भी निकल सकता है, ऐसा वो पूरी एक वो व्यवस्था है ना। ज्यादातर इसमें इसमें तो वो मैंने कहीं पढ़ा था, तो कौवे का रोल ज्यादा बताते हैं इसमें। जी हाँ, कौवा ये पीपल के बड़ के ये वो फल खाता है। हाँ हाँ उसका उसका मैंने सुना था कहीं या पढ़ा था। हाँ, तो नियंत्रण के लिए मुझे ये जो उदाहरण है वो बहुत बढ़िया लगता है कि प्राणावस्था में नियंत्रण जो है वो इस तरह से बहुत ही बढ़िया से समझ में आता है। जी बढ़िया उदाहरण दिया। अच्छा ध्यान दिया इससे कि ये सिर्फ प्राण अवस्था जो है उसी के अंदर में
नियंत्रण को देखते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बाकी अवस्थाओं की भी परस्परता में ये नियंत्रण है। क्योंकि वहाँ जीवावस्था का भी थोड़ा रोल आ जाता है और धरती भी मतलब आप सभी बीज को डाल दोगे ज़मीन में तो सभी उगेंगे ऐसा नहीं है। तो पदार्थ अवस्था का भी इसमें रोल रहता है। तो सब बिल्कुल मिला हुआ है। प्राणावस्था में संतुलन क्या है? प्राणावस्था में नियंत्रण की प्रधानता है, जिसके साथ उसमें नियम और संतुलन दोनों दिखते हैं। जैसे नियम तो है ही, क्योंकि पदार्थ अवस्था की जो गतिविधियां है वो प्राण अवस्था में भी, वो तो केमिकल रिएक्शन और वो सब तो होता ही रहता है। लेकिन संतुलन उस तरह से दिखता है जो अभी दीदी ने बताया भी कि पूरे पृथ्वी पर सब एक ही तरह के पेड़ हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो जो एक पूरा साइकिल बना हुआ है जो बहुत अभी हम लोग समझ भी नहीं पाए कि किस पेड़ का किस परिवेश में एग्जैक्टली क्या रोल रहता है, और वो सब पेड़ निकल जाए तो क्या होगा, या मतलब वो निकल जाए तो क्या होगा, वो सोचना भी ठीक नहीं है। लेकिन क्या उसका महत्व है, वो सब एक तरह से देखे तो प्रकृति में उसका एक पूरा व्यवस्था का ब्लूप्रिंट है। तो उसी तरह से वो उनकी संख्याओं की भी एक वो रहती है कि कैसे उन संतुलित रहेंगे आपस में, और पूरी व्यवस्था को भी कैसे संतुलित रखेंगे। सिर्फ खुद ही संतुलित रहेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जो प्रधानता दिखती है वो नियंत्रण की दिखती है उसमें। और पदार्थ अवस्था में नियंत्रण संतुलन थोड़ा समझाओ। हेलो। हाँ सातु। जो संतुलन है ना, संतुलन हर अपनी अवस्था का मतलब सार्वभौमता के अर्थ में है। जैसे प्राण अवस्था का पदार्थ अवस्था की जो फर्टिलिटी है उसको बनाए रखने में पूरा रोल प्राण अवस्था का है। ठीक है। जीव अवस्था और मानव का शरीर बनाए रखने में पूरा रोल इसका है। ठीक है। तो ये तीन अवस्थाएं हैं वो संतुलन में स्वस्फुट विधि से है। मानव ज्ञान अवस्था में संस्कार अनुसंगी है ना, पूरा एक अनुभव के बाद ही वो संतुलन को प्रमाणित करेगा, ऐसा है। तो संतुलन हमेशा सार्वभौमता में जो उसकी पूरकता है ना, वो संतुलन है। ये थोड़ा सा पदार्थ अवस्था में नियंत्रण संतुलन पर कुछ कह सकते हो क्या? देखो पदार्थ अवस्था में जैसे पदार्थ अवस्था मात्रा अनुसंगी है ही, मतलब कोई में परमाणु है उसमें कितने अंश है, उसका क्या आचरण है, ये एक उसका नियम है। यानी जो उसका आचरण है वो नियम पूर्वक है। ठीक है। अब उसका जो नियंत्रण है वो कैसे, तो वो एक परमाणु टूट भी जाता है दोबारा भी उतनी ही संख्या में जैसे आचरण बनते हैं, कोई भी गठन बनता है तो उसका आचरण वही का वही रहता है। यानी कि उसकी जो एक निश्चित संख्या की जो आचरण की जो निश्चितता और निरंतरता है वो उसका नियंत्रण है, वो स्वयं स्फुट विधि से है। ठीक है। और दूसरी बात उसकी जैसे संतुलन, जैसे अपने शरीर में भी कोई मिनरल्स कम होता है। ठीक है। तो पदार्थ अवस्था को भी डॉक्टर में टेबलेट्स में देता है। ठीक है। तो शरीर में किसी चीज का बढ़ना और फिर उस चीज का लेना, उससे एक संतुलन शरीर में बनता है। अगर बीमार शरीर में क्या होता है, एक चीज बढ़ती है कोई भी, वो डॉक्टर पहचान लेता है एलोपैथी वाला या आयुर्वेद वाला, फिर पदार्थ अवस्था का किसी मेटल को वो फिर देता है तो उससे वो संतुलित हो जाता है। नहीं, धरती पे पदार्थ अवस्था में नियम तो समझ में आ गया, निश्चित आचरण, हर परमाणु का निश्चित आचरण है। और उनके ये अब नियंत्रण संतुलन भी होता होगा, ठीक है, वो प्राकृतिक विधि से अपने को समझना आसान नहीं होता होगा, ऐसा मैं मान रहा हूँ अभी तक तो मेरे लिए, कि पदार्थ अवस्था में नियंत्रण संतुलन, जैसे कौन सी पदार्थ अवस्था का कौन सा परमाणु कितना है धरती पे, हाँ ये सहसित विधि से कुछ होगा नियंत्रित, अपने को मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, मतलब बिल्कुल सब किसी को मालूम नहीं, मतलब कैसे हुआ ये नहीं मालूम, पर है ये मालूम है। ओके।
मतलब वो नियंत्रित है, बस है का हम अध्ययन करेंगे। और कैसे होता है, तो उसमें यही है ना कि वो उसकी जो मात्रा है ना, उसके आधार पर वो नियंत्रित है। कैसे में पदार्थ अवस्था में मात्रा ही है, वही उसका है ना, मात्रा से नियम उसका तय होता है, उसी से उसका आचरण तय होता है, और उसी मात्रा का फिर गठन होने से उसका नियंत्रण तय होता है। और परस्परता में उसकी बॉन्डिंग होने से अणु बने, सेल्स बने, सेल से मानव शरीर बना, जीव शरीर बना। उसके मूल में जाओ तो पदार्थ अवस्था है ही, तो ये उसका संतुलन है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जो पूरकता है ना चार अवस्थाओं तक उसकी। हाँ, भैया जो प्रश्न पूछ रहे हैं सुनील भैया, तो उसमें मेरा ये ध्यान गया कि जैसे नियंत्रण हम इस रूप में बोल सकते हैं कि जितने भी परमाणु के लेवल पे संगठन विघटन होता है, तो सारे परमाणु एक जैसे नहीं बन जाते हैं। तो अस्तित्व में वो व्यवस्था है कि कौन से परमाणु कितने चाहिए और कितने मीन्स होनी चाहिए, ये पूरी एक व्यवस्था बनी हुई है। इस अर्थ में जो है वो नियंत्रण है। और संतुलन इस अर्थ में कि जितने बने हैं उतने मीन्स कोई भी अव्यवस्था हो फिर भी वो इतने तो बने ही रहेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि पूरी पृथ्वी पे 70% पानी है, तो वो किसी स्वरूप में तो बना ही रहेगा। चाहे हम ऐसे सोचे कि भी कोई एक जगह पे कहीं पानी का सोर्स जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन अल्टीमेटली पूरी पृथ्वी को अगर हम देखते हैं तो वहां पे 70% पानी तो कभी भी बना ही रहेगा। तो इस अर्थ में मीन्स वो संतुलन है। तो प्राणावस्था और इसमें आप इस नियंत्रण और संतुलन को ऐसे देख सकते हैं भैया। बहुत बढ़िया, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक सर सोम भाई ने भी किसी शिविर में एक ये उदाहरण दिया था, जैसे स्त्री पुरुष का रेशियो है, वो भी मतलब एक संतुलित अवस्था अगर पूरी ओवरऑल पृथ्वी का देखेंगे ना, तो स्त्री पुरुष करीब करीब एक ही अनुपात में है। ऐसा सोम भैया ने किसी शिविर में बताया था, ऐसा मैंने सुना। तो मानव में न्याय धर्म सत्य जो है, तो वही नियम नियंत्रण संतुलन, न्याय तो नियम, धर्म को नियंत्रण, ऐसा है क्या? जैसे चारों अवस्था में संतुलन वो सत्य है, ऐसा ही है? मानव अवस्था में, ज्ञान अवस्था में गुरु में लघु समायत और नियम नियंत्रण संतुलन तीनों हो गया, तो उसमें वो न्याय धर्म बिल्कुल। सत्य के रूप में है। हाँ हाँ, तो इसमें देखे ना तो अपन व्यवहारिक व्यवहारिक स्वरूप में देखे, धर्म में हम करते क्या या क्या कल्पना फैलाते, धर्म में हम क्या करेंगे। तो धर्म में अपन देखें तो अखंड समाज में व्यवस्था है ना, उसका ऐसा क्रिएशन, ऐसा प्रकटन, ऐसा सर्जन करना है जिससे हर मानव, हर परिवार में न्याय सुनिश्चित हो जाए, किसी के साथ अन्याय ना हो। उसके अर्थ में हम जो अपने को नियोजित करते हैं और जो व्यवस्थाएं बनाते हैं, उसको हम धर्म कह रहे हैं। तो यानी वहाँ धर्म नियंत्रण के लिए। अब नियंत्रण में क्या करना है, न्याय बना रहे सबके लिए। धर्म व्यवस्था प्रदान ना अखंड समाज के अर्थ में। हेलो, हाँ सुनील भैया। हाँ, नहीं मैं समझ रहा हूँ, जैसे नियम मतलब निश्चित आचरण, तो न्याय जो है मानव अवस्था में सबका आचरण निश्चित हो जाएगा, तो न्याय हो जाएगा, वो भी तृप्ति हाँ, हो जाएगी। ठीक है। और आचरण सबका निश्चित रहे, इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, शिक्षा संस्कार सबकी पहली सीढ़ी है, ठीक है। फिर वो 4 व्यवस्थाएं बाकी वाली, स्वास्थ्य, संयम, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष, ठीक है, न्याय, सुरक्षा। तो ये जो व्यवस्थाएं है, ये धर्म प्रदान है। तो इन व्यवस्थाओं से होगा क्या, न्याय सबको सर्वसुलभ हो जाएगा। तो इसे नियंत्रण कैसे है, जैसे कोई न्याय कर रहा है तो उसको शिक्षा संस्कार पूर्वक वापस न्याय का समझ देना है, ना कि उसको दंड देना है। जो भी परंपरा में नियंत्रण का मतलब दंड पूर्वक नियंत्रित करना, या संस्कार शिक्षा पूर्वक नियंत्रित करना, होगा यहाँ भी नियंत्रण, पर वो
प्रकृति सहज हो ऐसा नियंत्रण, जो उसको भी पीड़ादायक ना हो, नियंत्रित करने वाले को भी ना हो, नियंत्रित होने वाले को भी ना हो, दोनों के साथ न्याय हो। भैया जी इसको ऐसा समझ सकते हैं क्या कि भाई जैसे मानव का शरीर है तो उसमें जो जड़ है, शरीर का जो जड़ भाग है वो नियम से चलता है और जो सेल वाला जो प्राण अवस्था है वो नियंत्रण से चलती है और जो जीवन में न्याय धर्म सत्य प्रकट होते हैं, क्योंकि न्याय धर्म सत्य तो जीवन में ही प्रकट होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो शरीर को बनाए रखने के अर्थ में हमें मतलब नियम, नियंत्रण, संतुलन को ध्यान में रखना है और जीवन की तृप्ति के लिए न्याय धर्म सत्य को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो शरीर में जो जड़ अवस्था है वो नियम से चलेगी और जो प्राण अवस्था है शरीर में वो नियंत्रण से, और ये इसका ये ऐसा नहीं। परंपरा में भी जो हम लिखते हैं ना बाबा जी, हमने ये कह रहे हैं जो जैसे पदार्थ होता है नियम से चल गया, ऐसा नहीं, नियम प्रधान है, नियंत्रण और संतुलन वहां भी है, पर वो नियम प्रधान हमें देखने में आती है, ऐसा है। तो क्या है, देखो देखो परिवार है ना, परिवार न्याय प्रधान है, इसका मतलब यानी वहां धर्म और सत्य नहीं है। ठीक है, समाज धर्म प्रधान है, सार्वभौमता सत्य प्रधान है, ऐसा है। वो प्रधान का बैरियर साथ लेके चलना पड़ेगा। नहीं, मैं तो मतलब जो मानव में जो अपन प्रधान के साथ दो तो फ्री गिफ्ट है ही, फिर वो रहते ही है। सत्य ना हो तो सत्य न्याय हो, हमारी कल्पना में तो न्याय भी कुछ नहीं होता, क्योंकि न्याय भी आखिर सत्य की रोशनी में प्रमाणित होता है। बिल्कुल बिल्कुल यही ऐसा है। तभी भैया कहा नियम ही न्याय है, तो जब नियम को समझ जाते हैं तभी अपन न्याय कर पाते हैं, न्याय को समझ पाते हैं। जी, तो बहुत बार सोचने से ऐसा ही लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत मिली हुई ही है। इसको बहुत अलग-अलग करके देखना इतना ठीक भी नहीं लगता। तो जो मूल मुद्दा है वो इतना ही है कि हम प्रकृति में व्यवस्था को पहचानें और अपना व्यवस्था में जीने का स्वरूप हमको समझ में आए, वैसा जीने का अभ्यास हो और वैसा जी पाए। कम से कम मुझे तो इस पूरी चर्चा के दौरान यही लगता है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि ये अब एक चीज बताओ वंदन, कि न्याय तो समझ में आ गया, अभी निश्चित आचरण से होगा तो ठीक है, नियम पूर्वक हो गया। धर्म जो है अभी ये भी ठीक समझ में आ गया, तन मन धन का सदुपयोग है ना। तो सभी मनुष्यों का इस धरती पे तन मन धन का सदुपयोग हो जाए तो धर्म क्या कहते हैं, धर्म नीति यही है, तो वो ठीक है, नियंत्रण हो गया, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि धर्म को व्यवस्था बताया ना सादुल भाई ने अभी, तो कहीं आदर नागराज ने धर्म को और धर्म नीति बता दिया, कहीं व्यवस्था, थोड़ा इसको क्लियर करो यार। हैं? कहीं पे धर्म को समाधान भी बताया है, हाँ, और कहीं पे ठीक है, धर्म समाधान बराबर सुख, तो धर्म जो है सभी मानव सुखी हो जाए, सभी परिवारों में न्याय प्रमाणित हो जाए, वो धर्म है। तो उस हिसाब से बोल तो सकते हैं धर्म बराबर समाधान, ऐसा कुछ कहीं आया कि पुस्तक में भूल रहा हूँ, या व्यवस्था आया, क्या आया है, धर्म बराबर व्यवस्था क्या है? नहीं दोनों ही है, लेकिन उसको थोड़ा ठीक से आराम से मतलब देखने वाला मुद्दा है कि एक तो धर्म और धर्म नीति दोनों को इतना वो नहीं है जोड़ने जैसा, क्योंकि धर्म नीति जब कहते हैं तो बेसिकली
जब मानवीयतापूर्ण आचरण क्या होगा व्यवस्था के अर्थ में और व्यवस्था कैसे सजेगी उस अर्थ में कह रहे हैं। उसका आशय ये दोनों एक दूसरे से पूरक ही है। तो उसका आशय ये होता है कि हर मानव में समाधान सुनिश्चित हो, उसी के लिए पूरी व्यवस्था है और हर मानव में जब समाधान सुनिश्चित होगा तब हर मानव व्यवस्था में जिएगा। तो अल्टीमेटली जो कह रहे हैं वो तो सुख को धर्म कह रहे हैं ना, मानव सुख धर्मी है। तो व्यवस्था में जीना भी सुख है, समाधान पूर्वक जीना भी सुख है। तो एक ही बात है, बहुत इतना अलग अलग भी नहीं है। ठीक है। हाँ, ओके, वेरी गुड। धर्म जो है वो सुख धर्मी है, मानव सुख धर्मी है, सुख बराबर समाधान, तो समाधान धर्मी है, मान लिया, चलो ओके। अब धर्म बराबर व्यवस्था भी कहीं आया तो है शायद, अभी सादुल भाई ने बोला। नहीं है ही ऐसा ही है, लेकिन उसको जब कहते हैं तब फिर ये भी कहते हैं कि पदार्थ अवस्था का ये धर्म है, तो उसमें अस्तित्व धर्म को कहा, तो फिर ये सब चीजें कैसे जुड़ेगी। तो वही है कि उसको ऐसे देखना चाहिए कि मानव में, हर मानव में समाधान निश्चित हो, सुख निश्चित हो, उसके लिए व्यवस्था है। और जब हर मानव सुखपूर्वक व्यवस्था पूर्वक जीता है, सुखपूर्वक समाधान पूर्वक जीता है, तो वही व्यवस्था का स्वरूप बनता है। हाँ ठीक है, कह सकते हैं। मैं इसको यूं ले रहा था जैसे मानव शरीर प्लस जीवन है, तो सभी मानव के जीवन निरंतर सुखी हो सकें उसको बोलेंगे, हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे अखंड समाज। और सभी मनुष्यों के शरीर का पोषण हो सके तो उसके लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी, है ना। अभी क्या है कि कुछ लोग खूब कमा रहे हैं, बाकी लोग नहीं कमा रहे हैं, तो ये तो मैं जीवन सबके सुखी हो जाए तो अखंड समाज, सबके शरीर का पोषण हो जाए, आवश्यकता ज्यादा समृद्धि आ जाए, वो सार्वभौम व्यवस्था। ऐसा लग रहा था, पर हाँ ठीक है, वो कोई टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, सब जुड़े हुए ही हैं। तो अखंड समाज तभी बनेगा जो सार्वभौम व्यवस्था होगी, या अखंड समाज होगा तो सार्वभौम व्यवस्था बन जाएगी, सब जुड़े हुए ही हैं ऐसा। इसलिए धर्म को व्यवस्था भी बोल सकते हैं, ऐसा। बोल सकते ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। इसमें क्या होता है ना, जैसे आप अभी जिस तरह से प्रश्न हो रहे हैं, जो बाबा जी ने भी बहुत बार ये ध्यान दिलाया कि हमारी ये एक पद्धति बन गई है, जो शिक्षा दी गई है, जिस तरह से विज्ञान समझता है, जिस तरह से गणित चीजों को समझने का प्रयास करता है, कि हम चीजों को तोड़ तोड़ के देखते हैं, अलग अलग कर करके, टुकड़ों टुकड़ों में, फिर उसके टुकड़े करो, फिर उसको टुकड़े करो। तो बाबा जी ने ये बहुत बार कहा हुआ है कि तोड़ तोड़ के मत देखो, जोड़ जोड़ के देखो। तो ये चीजें बहुत अलग अलग करके हम जब देखते हैं ना, तो फिर ये सब प्रश्न होते हैं। लेकिन जो मूल मुद्दा लगता है कि अस्तित्व सह-अस्तित्व है और उसी के तहत ये पूरा उसका फैलाव है, उसको देखें। और फिर अलग अलग आयामों में अलग अलग तरह से बात को रखने के लिए अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग सूत्रों को दिया गया है। तो जो हमको करना है कि हम वो एक तो अलग अलग करके जितना करना था दे दिया, अब हम उसको और अलग करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि हमको ये करना चाहिए कि इन चीजों को फिर वापस जा करके सह-अस्तित्व से कैसे जुड़ता है, ये सोचने का प्रयास करना चाहिए। नहीं, बढ़िया बढ़िया, तुम तो होशियार हो यार, अच्छे हो तुम, ठीक है। ये मुझे याद आ गया, एक लाइन थी कहीं पे कि विज्ञान जो विखंडन विधि से समझने का प्रयास कर रहा है, और तोड़ते जाओ, है ना, परमाणु को भी तोड़ो। ओके। और ये लाइन मननी पड़ी, कहीं होगी ये भी कि हम उल्टा कर रहे हैं, हमको जोड़ जोड़ के समझना है, सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ओह, बहुत बढ़िया। जी, ये मैंने भी पढ़ा तो नहीं है, कहीं मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन जो पुराने अध्ययनार्थी है, उनका ये कहना है कि बाबा जी बहुत बार उनसे कहते थे संवाद में, तोड़ तोड़ के मत देखो, जोड़ जोड़ के देखो। लेकिन ठीक है, जो हम चर्चा कर रहे थे न्याय धर्म सत्य के ऊपर, नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य के ऊपर,
तो मैंने शुरुआत में पहले ही जो मेरा अप्रोच है वो कहा था कि इसको जब परिभाषाओं के अर्थ में देखेंगे और बहुत सारी चीज़ों को इधर-उधर जोड़ के देखेंगे, तर्क-वितर्क करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन मैंने वो बहुत किया भी नहीं है और मैं देखता हूँ कि जो मूल मुद्दा है वो ये है कि इसको हम कैसे इस अर्थ में देख पाए कि पूरे अस्तित्व में व्यवस्था है और हमारे व्यवस्थित होकर के जीने का भी एक आरोप बना हुआ है, एक प्रावधान है। तो हम कैसे उसको अपने जीने में ला पाए। मूल मुद्दा इतना है। बाकी तर्क-वितर्क करेंगे तो मैं मानता हूँ कि एंडलेस प्रोसेस है पूरा ही। अजय भैया है ना अपने साथ, वो फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट को जारी करें, ऐसा निवेदन। हाँ, बिल्कुल। जी भैया, बहुत शानदार कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये है कि इतना सार गर्भित है ना डिस्कशन हो रहा है, तो मेरा मन तो तृप्त हो गया एकदम। बहुत ही मजा आ गया, बहुत ही अच्छी में खूब डेप्थ में चर्चा हो रही है और खूब शानदार चर्चा हो रही है। नहीं, हम तो सोच रहे थे आप नाराज होंगे यार, ये क्या अभी तक नियम नियंत्रण संतुलन में अटके पड़े हैं। नहीं नहीं भैया, ये बहुत शानदार है। और जो लास्ट में जो सबने मिलकर के सोचा कि भैया फाइनली इसको कैसे अप्लाई होगा अपने जीने में, है ना, तो बहुत ही बढ़िया। इसका जो व्यवहारिक स्वरूप है फाइनली देखो क्या हो रहा है कि जब तक हम व्यवस्थाओं को देखेंगे तो उसमें जाके निश्चितता आएगी। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारा अनिश्चित हो गया आचरण, व्यवसाय भी बहुत अनिश्चित हो गए, है ना, और सभी लोग एक तरह से अनिश्चितता होने से भय, है ना, आता ही है। और भय आता है तो भय के साथ फिर संग्रह आता है, और संग्रह आता है तो शोषण आता है, शोषण आता है तो फिर परस्परता में, है ना, द्रोह विद्रोह ये सब जुड़े हुए लिंक हैं अपने अपने ही। माने छोटे से बिजनेस में देखेंगे तो लगता है रोज नए कंपटीशन आ जाएंगे। तो अब यदि हमें निश्चित आचरण को करना है तो उसको व्यवस्था दोनों जो बात हुई के जीवन के लिए और शरीर के पोषण के लिए, और ये फिर दोनों चूंकि मानव तो कंबाइंड है, जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप है, तो दोनों के ही साथ साथ चलेगा। समाज, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था ये बिल्कुल गुथे हुए हैं। और ये जो चर्चा हुई कि नियम की प्रधानता है या नियंत्रण की प्रधानता है, बिल्कुल ऐसे ही पूरा सहज तो इतना, क्योंकि बीज तो नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य का प्राण पदार्थ अवस्था में ही है ना। तो जितनी भी चर्चा हुई कि पदार्थ में किसी धरती पे कितना पानी, है ना, मोटे स्वरूप में देखें तो जो चेतना बहन ने कहा, है ना, सबने अलग अलग अलग, मतलब मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही जबरदस्त, खूब सारगर्भित, खूब बढ़िया चर्चा हो रही है। और सबसे अच्छी बात ये हो गई कि मैंने शुरुआत में ऐसा लगता था कि कुछ लोगों के होने से ये चलेगा, है ना, और मैं बिल्कुल चुप हूँ, नहीं हूँ, तो ये सस्टेन कर रहा है। तो यही इसकी सफलता है ना। आगे अपन सबको मिलकर अब ये सोचना पड़ेगा धीरे धीरे, और आएंगे ही व्यवहारिक में, तात्विक के बाद व्यवहारिक में कि अब भैया इसको करेंगे कैसे घटित, है ना। और वो सब चल ही रहा है परिवार के साथ, फिर परिवार समूह के साथ, फिर किसी गांव में, फिर आगे, क्योंकि इसको जो जीने का स्वरूप है, फिर जो व्यवहारिकता में, जिससे कि, है ना, अपने में निश्चितता भी हो, स्थिरता भी हो, क्योंकि ये सब हर आदमी चाहता है, क्योंकि अस्तित्व तो स्थिर और निश्चित है। तो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में, आय में, व्यय में, संबंध में स्थिरता और निश्चितता आ जाए, जिससे कि एक आराम, उससे सुकून आएगा, तो ही जो समृद्धि बराबर असंग्रह है वो प्रमाणित होगा। और न्याय व्यवस्था के अर्थ में, और जो सत्य जिसको फिर सहस्तित्व कह रहे हैं, उसका प्रमाण मिलेगा अपने जीने में, पूरकता और उपयोगिता के अर्थ में। तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे लग रहा है खूब शानदार लग रहा है, और मैं तो सुन रहा था और बड़ा गदगद हो रहा। जी भैया। जी। तो रखते हैं हम लोग, फिर सम्मेलन के कारण 2 दिन नहीं मिले और उसके बाद सम्मेलन हाँ, 3 दिन। 6, 7, 8 को नहीं होगा ना अपना वो, क्योंकि सम्मेलन का ये लिंक यूज होगा।
तो ये उमेश भाई का ये भी फोन था कल कि उसके 2 दिन पहले भी ये लिंक चाहिए, तो हाँ तो दे देते नया हैं लिंक जनरेट करे 2 दिन के लिए, और राजस्थान के तो बहुत सारे लोग उसी में रहेंगे तैयारियों में, तो हाँ फिर हाँ ऐसे ही छुट्टी कर ले तो ठीक है 9 तारीख तक, फिर 10 तारीख से कंटिन्यू। नहीं छुट्टी क्यों करते हो यार, वैसे बहुत छुट्टियां हो रही है। तो वो ज्योति जी ने बोला था ना वो नया लिंक दे देंगी कल और परसों के लिए, तो कर लेते हैं। ऑनलाइन शिविर में वैसे भी बहुत कुछ तैयारी करनी थोड़ी होती है। नहीं, आप लोगों को अनुकूल है तो हम तो कर ही सकते हैं। तो एससीएम रीपा कुछ बोले तो बात बढ़े आगे। नहीं, ये तो जूम का तो लिंक तो कोई भी शेयर कर ही सकता है एक नया, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। हाँ, नया करने में इतनी है 40 मिनट की लिमिटेशन रहेगी बस, और क्या। नहीं एससीएम रीपा ने बोला ना कि वो कर देंगी हाँ मैं कर नया दूंगी लिंक 40 मिनट से बड़ा वाला। मैं ज्योति कर जी दूंगी भैया, आज कर दूंगी, ग्रुप पे डाल दूंगी मैं। हाँ तो कर लेते हैं कल परसों भी, क्योंकि वैसे ही जिंदगी बहुत अव्यवस्थित चल रही है, तो ये सुबह का तो व्यवस्था को न डिस्टर्ब करें। शिविर आता तो बीच में क्या कुछ दिन छूट ही जाता है, वो नींद आती भी ज्यादा है और वहां पे शिविर में थक भी जाते हैं, तो फिर वो सुबह का मैं सोचता था भाई शिविर में भी करेंगे 6 से 7, 7 से 8, पर होता नहीं है, मेरे से नहीं हुआ। मतलब फिर कोशिश करेंगे अगली बार, तो इस व्यवस्था को तो डिस्टर्ब न किया जाए, इसको और फैलाना ही है बल्कि। तो कल परसों के लिए लिंक अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आज तो क्लोज कर सकते हैं, टाइम हो गया बहुत ही शानदार। ओके जी, मिलते हैं कल, नमस्ते। बढ़िया बढ़िया।